प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लालू यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में मिल गया है कोर्ट का सम्मन। तो क्या परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है चुनाव से ठीक पहले? कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लालू यादव के करीबी हैं सुनील सिंह, एमएलसी रहे हैं, उनको एमएलसी पद से हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कैसे सम्राट चौधरी का एक प्लान लीक हो गया है, तो प्लान क्या है इस विषय में बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ रोज की तरह होंगे हमारे साथी पंकज जी। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी लौट आए हैं, सबसे पहले तो खुशी की बात यही है और इसलिए हमारा शो भी लौट आया है राग बिहारी। तो पंकज जी, सबसे पहले तो मैं खबरों पे आऊँ उससे पहले जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप बिहार रहे एक हफ्ते, कैसी रही बिहार यात्रा आपकी? बिहार यात्रा हमेशा अच्छी रहती है। एक्चुअली वो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपिश्च गरीयसी। तो जो जन्मभूमि होता है उससे आपको प्यार होता है और आप समय समय के बाद जब अपने जन्मभूमि पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। सौरभ, मैं आपको बता दूं कि हर 2-3 महीने में मैं कुछ दिनों के लिए ज़रूर जाता हूं। लोग और आउट स्टेशन जाते हैं, मैं बिहार जाता हूं, मुझे जाना अच्छा लगता है, ये तो हमने भी लोगों देखा से है। मिलना अच्छा लगता है और अपने गांव, घर, शहर हर जगह मैं जाना पसंद करता हूं। तो मेरे लिए ये अनुभव हमेशा सुखद रहता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूं कि अन्य राज्यों में मैं घूमता हूं और जब मैं बिहार जाता हूं और जब मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूं तो मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि बिहार कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिहार जहाँ लैंड इतना फर्टाइल हो, जहाँ पर पानी बहुत समुचित मात्रा में हो, पर बिहार की त्रासदी ये है कि आधा पार्ट सूखा रहता है, आधा पार्ट हमेशा पानी में रहता है और पिछले कई सालों से इससे छुटकारा नहीं मिल पाया है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको अगर जो कि विपदा के रूप में बिहार के लोगों पर शामत लाती है, अगर इस विपदा को संपदा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर लोग काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का अगर सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बहरहाल ये अभी त्रासदी के रूप में आप सोचिए, कई जिले सूखे से ग्रसित हैं, कई जिले बाढ़ से पीड़ित हैं और बिहार ये दंश कई सालों से झेल रहा है। और अभी आपको बता दें, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। चुनाव से पहले राजनीतिक फिजा काफी गर्म हो रही हैं। कल प्रधानमंत्री भी भागलपुर में पहुंचे थे, बहुत तरह की चर्चा शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर अब पीएम का लगातार वहां आना जाना लगा रहेगा, बिहार पर उनकी नजर है। बिहार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजेपी इतने ताकतवर प्रधानमंत्री के रहते हुए भी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई। और ये जान लीजिए कि अगर इस प्रधानमंत्री को भी किसी ने चुनौती दिया है तो वो बिहार राज्य ही है। 2015 में बिहार ने प्रधानमंत्री को सीधा चुनौती देते हुए उनकी सेना को हरा दिया। जब जब नीतीश कुमार ने चाहा एनडीए की सरकार को गिरा दिया। तो सवाल ये उठता है कि बिहार और एनडीए देश की राजनीति ही नहीं बल्कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जो कि काफी ताकतवर हैं, उनके सामने भी कभी बौने नजर नहीं है। इसलिए ये दोनों चीजें बताती हैं कि बिहार की पॉलिटिकल सोच समझ कैसी है, बिहार के लोग कैसे हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं। पर इतनी शानदार राजनीतिक समझ के बावजूद बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, मुझे लगता है ये एक शोध का विषय है। मैं बार बार जाता हूं तो इसको समझने का प्रयास करता हूं और मुझे लगता है निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि एक किताब के रूप में इसको शक्ल दिया जाए कि आखिरकार अभी भी हमारा प्यारा दर्शकों के सामने प्रॉमिस कर दिया है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी कि विपदा को कैसे संपदा में बदला जाए, इस तरफ ध्यान खींचना चाहिए। एकदम आप ये जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे फॉल्स हैं, आप यकीन मानिए मसूरी में ऐसा है नहीं, पर बिहार के जो फॉल्स हैं उसको लोग जानते नहीं हैं।
तो ये बात जान लीजिए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सरकार का फेलियर है कि क्यों नहीं उसको रमणीक स्थान बनाया गया, लोग वहां देखने जाएं, बाहर से जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत शानदार काम किया। आप देखिए किस तरीके से मखाना बोर्ड बनाया गया। मखाना एक ऐसा फल है, आप समझिए, जिसको पंचमेवा में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भगवान का खाना माना जाता है। अब पंचमेवा में इस्तेमाल, समझिए कि सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध रही है कि आप ये जानिए कि मखाना को भगवान का फ्रूट क्यों माना जाता है। तो आप देखिए मखाना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इतने तरह के मिनरल्स हैं, इतने तरह के पौष्टिक चीजें हैं, सुपर फूड कहा कहीं जाता है। सुपर फूड, कहीं कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब आप खाइए भी, स्वस्थ भी रहिए और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये शानदार चीज भी बिहार में एबंडेंस में होता है। तो ये समझ लीजिए कि आखिरकार बिहार की विरासत क्या है, क्या क्या वहां उपजता है, कितना दूर लोग जा सकते हैं, कितने समृद्ध हो सकते हैं, जिसका इतिहास इतना समृद्धशाली रहा है। आखिरकार वो बिहार अन्य राज्यों से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा मेरी सवाल कोशिश रहेगी कि शब्दों में इसको पिरोया जाए और निश्चित रूप से पाठकों के बीच इसको लाए। बिल्कुल, अब दर्शकों को इंतजार रहेगा और दर्शक हिसाब भी लेते रहेंगे और मैं भी आपकी तरफ से हिसाब इनसे लेता रहूंगा कि बिहार जाते हैं, वहाँ की चिंताएं जायज़ है। मुझे लगता है जो तमाम चिंताएं उन्होंने जाहिर की हैं, विपक्ष को तमाम मुद्दे भी दे दिए हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। लालू यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, सबको कोर्ट का समन आया है लैंड फॉर जॉब मामले में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। 11 मार्च को पेश होने को भी कह दिया गया है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है भाई कि ये मामला गरमाएगा और चुनाव क्योंकि करीब है तो हर चीज़ को, हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ा जाएगा। तो ये मामला कितना हानिकारक साबित हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप इनसाइट से बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि निश्चित तौर पर लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है जी। लेकिन लालू प्रसाद अभी भी राजनीति की धुरी हैं, इस बात को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर एक राजनेता जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बिहार की राजनीति में तो वो लालू प्रसाद ही है, पर सच ये है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता के बावजूद लालू प्रसाद 2005 से लगातार सरकार बनाने में खुद के दम पर नाकामयाब रहे हैं। तो इसकी वजह भी लालू प्रसाद है। वजह यह है कि एक बड़ा तबका है, 32% है, जो लालू प्रसाद का वोटर माना जाता है, लेकिन जो रेस्ट है वो लालू प्रसाद के शासन की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है और ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी अकेली कोशिश करेगी तो बीजेपी भी मुंह की खाएगी, क्योंकि वो जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसको जोरदार तरीके से निभाते कौन है? तो नीतीश कुमार है। जिधर जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये देख लीजिए, लालू प्रसाद के लिए इस समय सम्मन जारी होना, 78 लोगों का बुलाया जाना, उनके नजदीकियों को बुलाया जाना, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाना, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद को नुकसान तो करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद इससे डरने वाले हैं? तो आपने बार बार सुना है लालू प्रसाद इससे डरने वाले नहीं हैं, तेजस्वी यादव इससे डरने वाले नहीं हैं। ये उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई बार वो कोर्ट के समक्ष खड़े हुए हैं, ईडी ने सम्मन किया है, ईडी का रेड पड़ा है, आईटी का रेड पड़ा है, सीबीआई का रेड पड़ा है। उनके वोटर्स में इसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं आपको फिर से ये बात बता दूं। लेकिन सवाल ये बार बार पूछा जाता है कि राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है तो ये सबके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए ना? वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस। ये मतलब नहीं है कि ये लालू के खिलाफ है तो इसलिए अच्छा नहीं है। अगर लालू के लिए अच्छा नहीं है तो अन्य दल के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लंबे समय से आप देखें तो लालू प्रसाद उतने ही ताकतवर हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि गरीबों के मुंह में जुबान देने का काम उन्होंने किया। जो अपराइजिंग हुआ लोगों का, जो निचले दबे कुचले लोग थे जिनके मुंह में आवाज नहीं थी, उनको आवाज देने का इन्होंने काम किया।
तो देखिए ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन सच बात यह है कि आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद ने एक तरीके से एक सोशल इक्वेशन तैयार किया, समीकरण तैयार किया जो बड़ा पुख्ता था, और उसको पुख्ता तरीके से डेंट अगर किसी ने पहुंचाया तो वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार ने डेंट पहुंचाया और बीजेपी ने इसको टैप किया, तो नीतीश के बगैर लालू सत्ता में नहीं पहुंच पाते हैं। अभी जो एनडीए का समीकरण है वो लालू प्रसाद की तुलना में, आरजेडी की तुलना में कहीं 20 है, और ऊपर से अगर इस तरह की बात खूब फैलाई जाती है कि लालू प्रसाद देखिए किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसे हैं, ये लैंड के बदले जॉब देते थे और लैंड भी किससे लेते थे, तो उन लोगों का नाम सामने रखा जाता है जिनमें बड़ी संख्या में लोग यादव थे। तो एक सवाल बार बार उठने लगता है कि ये लालू प्रसाद किस तरीके से यादवों के मसीहा हैं, कैसे यादवों के शुभचिंतक हैं। इस तरह की बात भी विपक्षी पार्टियां उठाती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है, कुछ लोगों ने फंसाया है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये रस्साकशी चलती रहेगी। लालू प्रसाद सजा याफ्ता होने के बाद भी अगर एक राजनीतिक बिहार में लोकप्रियता के मापदंड पर देखा जाएगा तो लालू प्रसाद ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभी भी नजर आते हैं, सौरभ। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद के विरोध में भी एक बड़ी संख्या है। अगर आप लालू के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो विरोध में भी एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती है जो लालू से डरती है। और शायद यही बड़ी वजह है कि आप देखेंगे तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाने की बात करते हैं, कई पोस्टर्स भी निकालते हैं जिसमें चेहरा लालू प्रसाद का होता नहीं है। तो तेजस्वी के लिए एक बड़ा डिलेमा है कि आखिरकार लालू के लीगेसी को सामने रखना है जनता के बीच या नहीं रखना है, क्या किया जाना चाहिए। इसी डोल ड्रम में पार्टी फंसी हुई दिखाई पड़ती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो स्ट्रेंथ है पार्टी का, लालू ही स्ट्रेंथ है। अब सवाल है कि अगर आप बैकबोन को ही दरकिनार कर देंगे तो आप खड़े कैसे हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि लालू के रहते हुए आरजेडी लालू प्रसाद को दरकिनार करने की हिम्मत भी जुटा पाएगी, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है, जो गली मोहल्ले सड़क पे उतरता है, लड़ता है, फाइट करता है, वो उनका कोर वोट बैंक है और वो लालू प्रसाद को ही पसंद करता है। तो इस तरह का अभी आपको देखने को मिलेगा। पर निश्चित तौर पर कानून की नज़रों में इनका बुलाया जाना, सम्मन जारी करना एक बड़ा मैसेज तो देगा, बड़ी चर्चा होगी, और इसका जवाब देना इनके लिए आसान नहीं रहा है और ना ही आगे रहेगा। बिल्कुल चर्चा रहेगी इस मामले की। तो जैसे हमने बताया कि लालू परिवार इस मामले पर, लैंड फॉर जॉब मामले पर मुश्किलों में है, वैसे ही उनके करीबी एमएलसी रहे सुनील सिंह, उनको राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि वो एमएलसी बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनील सिंह का व्यवहार अनुचित है, लेकिन विधान परिषद की आचार समिति का फैसला ज़्यादा सख्त था। सदन को उदारता दिखानी चाहिए और अपने सदस्यों के खिलाफ असंगत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उन्हें 7 महीने तक विधान परिषद की कार्रवाई से दूर रखना सजा के तौर पर काफ़ी होगा। असल में नीतीश कुमार की नकल यानी कि मिमिक्री करने के मामले में ही निष्कासित किया गया था सुनील सिंह को, पर अब राहत मिल गई है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए बड़ी बात है, और सवाल यह है कि उनकी सदस्यता भी चली गई और उसके बाद फिर नया एमएलसी कौन होगा, इस तरह की बात होने लगी। सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, तो एक बड़ी जीत तो हुई है सुनील सिंह की। जहाँ तक सुनील सिंह का सवाल है तो वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, लालू परिवार के खासे वफादार कहे जाते हैं। ऐसे में सुनील सिंह की इस तरह की जीत को बहुत लोग बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। जहाँ तक सुनील सिंह का सवाल है तो सुनील सिंह हमेशा से आपको बता दें नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। वो निजी तौर पर भी अटैक करते रहे हैं। नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के, कुर्सी पर बने रहने को लेकर के, नीतीश कुमार के अपॉर्चुनिज्म को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के सुनील सिंह हमेशा आक्रामक रहे, उनके तेवर दिखाई पड़े। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत सुनील सिंह की बड़ी जीत है। सुनील सिंह जनता के बीच में भी जाएंगे, कहेंगे कि देखिए किस तरीके से एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार ने उनको सदन की सदस्यता से मुक्त करना चाहा, लेकिन कोर्ट का फैसला आखिरकार आ गया है। कोर्ट के फैसले में हम बेगुनाह साबित हुए हैं। इसको आरजेडी भी भुनाने का प्रयास करेगी, लेकिन ये कोर्ट
जनता की अदालत, ये सब चलता रहेगा, पर सुनील सिंह के लिए ये बड़ा राहत जरूर है। बिल्कुल, तो एक तरफ लालू परिवार के लिए मुश्किल है, एक तरफ राहत है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है कि उनका एक प्लान लीक हो गया है। प्लान कुछ ऐसा था कि हमला करना है लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर उतना अटैक नहीं करना है, मगर अभी सबको पता चल गया है। क्या ये सही बात है? ये प्लान ऐसा था इनका और लीक हो गया? देखिए, मुझे लगता है सम्राट चौधरी जो कहना चाह रहे हैं, जिसको मैं समझ पा रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ, और वो आपस में नेताओं से बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि किस तरीके से आरजेडी को कमजोर किया जा सकता है। तो सम्राट चौधरी सेंटर में लालू प्रसाद को ही रखना चाहते हैं, सेंटर में तेजस्वी यादव को रखना नहीं चाहते हैं। सम्राट चौधरी इस बात को बखूबी समझते हैं कि लालू प्रसाद के बारे में लोगों को बताने से फायदा ये होगा कि लालू के समय में जो होता था उसकी चर्चा जो है वो लोगों के बीच पहुंचेगी कि किस तरीके से जंगल राज था, कैसे लोग वहां पर काम करते थे, किस तरीके से डर का माहौल था। और अभी आपको याद होगा कि सुभाष यादव ने यहां तक कह दिया कि सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय हो जी। और उसके बाद राजनीति और काफी गर्म हो गई, लोग बहुत तरह की बात करने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कह रहे हैं, और वो कह कौन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई और नहीं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। और अगर सम्राट चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं, उसका बहुत साफ मतलब है कि आने वाले समय में बीजेपी के पॉलिटिक्स में अगर सबसे ज्यादा निशाना किसी और पर लगेगा तो वो तेजस्वी पे नहीं लगेगा, वो लालू प्रसाद पर अब तो ये लगेगा। मामला और भी आ लालू गया है। प्रसाद सिंबलाइज अगर कुछ करते हैं तो वो जंगल राज की बात करते हैं। लालू प्रसाद का नाम आएगा तो ये भी चर्चा होगी कि कैसे सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय होगी। तेजस्वी यादव पे बहुत तरह के आरोप नहीं है। अगर आप तेजस्वी को टारगेट करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर आप बड़ा नेता बनाते हैं। और तेजस्वी की जब आप बात करेंगे तो तेजस्वी को इस तरह का तमगा मिल चुका है कि उन्होंने अपने समय में लोगों को क्या दिया, तो नौकरियां दी। देखिए, वो कहते हैं ना, परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। और अगर परसेप्शन वाइज तेजस्वी ने इस तरीके से कामयाबी हासिल की है कि वो 17 महीने की सरकार में रहे, लोगों को ज्यादा नौकरियां दी, अगर इस तरह की बात होती है और बीजेपी उन पर अटैक करता, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये तेजस्वी को ज्यादा सूट करेगा। इसलिए सम्राट चौधरी जब अपने लोगों नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अटैक करना है तो लालू पे करना है। लालू मतलब बुरा राज्य, लालू मतलब जंगल राज, लालू मतलब अपहरण, लालू मतलब फिरौती। तो दरअसल लालू प्रसाद सिंबलाइज क्या करते हैं? बैड गवर्नेंस। और उसकी बात ही हमें लोगों के सामने करनी है, और इसीलिए हमें तेजस्वी पे ना अटैक करके लालू प्रसाद पर अटैक करना है। दरअसल यही जो उनकी प्लानिंग है, वो अपने लोगों के बीच में सम्राट चौधरी कहते सुने गए, करते देखे गए, जो कि बात बाहर आ गई और उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि जब भी चुनाव होता है तो ज़्यादातर जो बीजेपी, एनडीए, जेडीयू की तरफ से याद दिलाया जाता है वो लालू प्रसाद यादव का दौर, उनका जंगल राज याद दिलाया जाता है, और वो एक बड़ा मुद्दा भी बनता है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में भी उस स्ट्रेटजी को अपनाया जाएगा, और वही मुझे लगता है जिक्र कर रहे थे सम्राट चौधरी, जो कि बात सामने आई है। बाकी अब ये लैंड फॉर जॉब का मामला आ गया है, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी, एनडीए एक बड़ा मुद्दा इसको बनाएगी। देखने वाला होगा कि जनता इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि अब जो भी बिहार में गतिविधि होगी राजनीति से जुड़ी, वो सब चुनाव के मद्देनजर ही होनी है। और हम भी एकदम तैनात हैं, पंकज जी भी लौट आए हैं बिहार घूमकर और कह रहे हैं कि भाई विपदा को कैसे संपदा में बदला जाए, इस पर विचार बिहार के नेताओं को करना चाहिए। तो हम लोग भी जोर देते रहेंगे इस पूरे विषय को लेकर। आपका क्या सोचना है? आज की जो बातचीत हमारी है, खासतौर पर जो लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया, सम्मन दिया गया, आपको क्या लगता है कि क्या ये बिहार की राजनीति को आने वाले दिनों में प्रभावित करने वाला? हमें कमेंट बॉक्स से लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारा शो राग बिहारी। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।